Hello everyone, you are watching Daily Pharma MCQ Dose series on our YouTube channel Pharma Researcher, जिसमें हम डेली के 20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आज है इस सीरीज़ में डे नंबर 7 एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज शेड्यूल डब्ल्यू ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 कंटेन्स। तो शेड्यूल डब्ल्यू में क्या चीज़ दी गई है? सो शेड्यूल डब्ल्यू कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच शेल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली। सो दिस इज गिवन इन शेड्यूल डब्ल्यू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वहीं पे अगर मैं लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स की बात करूँ तो ये आपका शेड्यूल पी में दिया गया है। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स ये आपके शेड्यूल एस में दिए गए हैं एंड बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स दीज आर गिवन इन शेड्यूल सी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पॉइजनिंग डिक्रीज हेमिसिंथेसिस बाय इनएक्टिवेटिंग फेरोचेलेटेज एंजाइम। कौन सी पॉइजनिंग जो है, किस पॉइजनिंग से हेमिसिंथेसिस हेमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस रहती है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है? कैसे डिक्रीज हो जाती है? फेरोचेलेट एंजाइम को इनएक्टिव करके। सो ये दिस टाइप ऑफ पॉइजनिंग इज लेड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉस्किटो स्पीसीज इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग द मलेरिया पैरासाइट टू ह्यूमंस। कौन सी मॉस्किटो स्पीसीज जो है वो प्राइमरी वेक्टर रहता है मलेरिया पैरासाइट को ट्रांसमिट करने के लिए ह्यूमंस में? सो दिस मॉस्किटो स्पीसीज इज एनोफिल्स मॉस्किटो, बेसिकली आपकी मलेरिया के लिए रहती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये आपका फीमेल मॉस्किटो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज। तो अडल्ट ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी नंबर ऑफ बोन्स रहती हैं? तो हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स रहती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बोन्स आपकी टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक आपका एक्सियल स्केलेटन रहता है, दूसरा आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन रहता है। एक्सियल स्केलेटन में आपका क्रेनियम से लेकर के आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है जहाँ तक एक्सटेंड करता है वहाँ तक जो है वो ये बोन्स रहती हैं, जो कि टोटल 18 नंबर रहती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपकी शोल्डर से लेकर के हाथ तक एंड थाइज से लेकर के पैर तक की जो बोन्स रहती हैं वो आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। इसमें आपकी टोटल 126 बोन्स रहती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मा माइनस मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन। सिग्मा माइनस मेथड किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है? So sigma minus method, this method is used to determine elimination rate constant. So यहाँ पे आपका ऑप्शन D is correct. The next question है, primaquine is contraindicated in deficiency of. So primaquine जो है वो किस एंजाइम की डेफिशिएंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है? तो बेसिकली प्रीमाक्विन जो है ये आपका ग्लूकोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे पेशेंट जिनमें ग्लूकोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी है उनमें हेमोलाइसिस कोज हो जाती है अगर इस ड्रग को दिया जाएगा प्रीमाक्विन को। तो इस क्वेश्चन को दूसरे वे में ही पूछा जा सकता है कि कौन सा ड्रग, कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग, ये आपका एंटी मलेरियल ड्रग है, तो कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग जो है वो आपका कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है ग्लूकोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में? सो इन बोथ वेज यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आई वॉल। आई वॉल की मूवमेंट के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है? सो ऑप्थेल्मिक है, ओकुलोमोटर है, ट्रिगेमिनल, ऑल्फैक्टरी है। तो इसमें आपकी ओकुलोमोटर नर्व जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबल रहती है आई वॉल मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो है वो टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स रहती हैं, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जिसमें आपकी जो फर्स्ट नंबर की रहती है दैट इज़ ऑल्फैक्टरी। इट इज़ ऑल्फैक्टरी जो कि आपकी स्मेल के लिए रहती है। देन आपकी सेकंड रहती है ऑप्टिक, ऑप्टिक क्रेनियल नर्व जो कि आपका विजुअल फंक्शंस के लिए रहती हैं। ओकुलोमोटर आपकी थर्ड रहती है, इट इज़ अ थर्ड वन जो कि आपकी आई मूवमेंट एंड प्यूपिल की डायलेशन के लिए रहती है। देन आपकी जो फोर्थ रहती है, फोर्थ वन इज़ ट्रॉक्लियर, फोर्थ वन इज़ ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर जो है ये आपकी वर्टिकल आई मूवमेंट के लिए, इट इज़ फॉर वर्टिकल आई मूवमेंट। देन आपकी फिफ्थ जो है, फिफ्थ इज़ ट्रिगेमिनल, फिफ्थ आपकी रहती है ट्रिगेमिनल जो कि आपका फेशियल सेंसेशन के लिए, फेशियल सेंसेशंस के लिए एंड फेशियल स्मेल के लिए।
रिस्पॉन्सिबल रहती है। देन एक नर्व आपकी रहती है 6 नंबर की, दैट इज़ द एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस जो कि आपकी लेटरल आई वॉल मूवमेंट के लिए रहती है, इट इज़ फॉर लेटरल आई वॉल मूवमेंट। देन 7th वन इज़ फेशियल। फेशियल जो है ये आपकी टेस्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, किसके लिए? टेस्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन आपकी जो 8th नंबर की है दैट इज़ वेस्टिबुलो कोक्लियर। वेस्टिबुलो कोक्लियर एंड ये बेसिकली आपकी हियरिंग एंड बैलेंस के लिए, बॉडी बैलेंस के लिए आपकी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो है वो रहती है। देन आती है आपकी 9th नंबर की क्रेनियल नर्व। सो 9th नंबर की क्रेनियल नर्व जो है इट्स नेम इज़ ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल जो है ये भी आपकी जो है वो टेस्ट फंक्शन में परफॉर्म करती है एंड गैड रिफ्लेक्स में भी इसका फंक्शन जो है वो रहता है। देन आती है आपकी 10th नंबर की क्रेनियल नर्व दैट इज़ द वेगस नर्व। वेगस नर्व जो कि आपका पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशंस में रिस्पॉन्सिबल रहती है, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशंस में। देन आती है आपकी 11th नंबर की क्रेनियल नर्व। सो ये आपकी रहती हैं एक्सेसरी क्रेनियल नर्व्स जो कि हेड एंड शोल्डर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। देन आपकी आती है 12th नंबर की क्रेनियल नर्व दैट इज़ द हाइपोग्लोसल। 10 नंबर की आपकी हाइपोग्लोसल एंड ये आपकी टंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टंग मूवमेंट। ठीक है, सो ये आपकी 12 जो क्रेनियल नर्व्स रहती हैं इनके नाम जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड फंक्शंस किस फंक्शन में ये रिस्पॉन्सिबल रहती हैं वो इसमें आपका इंपॉर्टेंट रहता है। सो इसके लिए आप कोई ट्रिक बना सकते हैं, ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, या फिर रिपीटेडली इन चीज़ों को आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अप्रोच रहती है रिपीटेडली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लेबोरेटरी पर्पसेस विच टाइप ऑफ ग्लासेस यूज्ड। लेबोरेटरी पर्पसेस के लिए किस टाइप के ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं? तो लेबोरेटरी पर्पस के लिए आपके टाइप 1 ग्लासेस रहते हैं जो कि आपके रहते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास। ये आपके रहते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास लेबोरेटरी पर्पसेस के लिए। टाइप 2 जो है वो आपका रहता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास टाइप्स हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किए हुए हैं। एंड टाइप 3 जो है ये आपका रहता है सोडा लाइम ग्लास। एंड टाइप 4 जो है ये आपका रहता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। सो ये डिफरेंट 4 टाइप्स के ग्लासेस रहते हैं जिनके नाम जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर्स अराइजिंग व्हेन द इंडिविजुअल एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। किस टाइप के एरर्स जो हैं हम कहेंगे जब वो किसी इंडिविजुअल एनालिस्ट की वजह से कॉज होंगे। सो इंडिविजुअल है तो नाम से काफ़ी क्लियर हो रहा है कि ये आपका पर्सन लेवल पे रहेगा, तो इट इज़ द पर्सनल एरर। ठीक है, इंडिविजुअल एनालिस्ट जो एरर्स कॉज करेगा वो आपका पर्सनल एरर में रहेगा। वैसे ही अगर मेथड एरर है तो मेथड एरर मीन्स आपका जो प्रोसीजर है या मेथड है जो कि आपका उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, अगर उस मेथड में कोई एरर है तो वो आपका मेथड एरर आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स अगर आपकी इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं हुई है, उसकी रीडिंग में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। हाँ ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मेजरिंग सिलेंडर यूज़ किया है, वो 5 ml आपको मेज़र करना है बट उसकी जो लेबलिंग है वो गलत हुई है, वहाँ पे 6 ml मेज़र हो रहा है, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाएगा। या फिर अगर आपकी कोई मशीन है कुछ डिटेक्ट करना है, आपको पीएच डिटेक्ट करना है, तो वहाँ पे अगर पीएच ऑपरेटर्स आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ एरर है तो वो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर में आ जाएगा। रैंडम एरर में बेसिकली आपका ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें आपका रीडिंग नहीं, वो भी आपका एक टाइप से पर्सनल लेवल पे ही रहेगा या किसी अदर लेवल पे भी रह सकता है। फॉर एग्जांपल रीडिंग आई है 10.8 बट आपने बाय मिस्टेक उसको 10.6 रिकॉर्ड कर लिया, तो ये आपका रैंडम एरर्स में आ जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। तो इंडिविजुअल एनालिस्ट के लेवल पे ये आपका पर्सनल एरर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। सो लॉन्ग एक्टिंग है एंड रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है, किस टाइप का है ये?
सो दिस वन इज़ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। बेसिकली फैमिली प्लानिंग में आप जो डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडी फुल फॉर्म भी इसमें काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आपके लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स रहते हैं प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो इमल्शंस हैव ड्रॉपलेट्स इन द साइज रेंज ऑफ। सो इमल्शन जो है वो आपका काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में इमल्शन से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सो यहाँ पे आपका ड्रग इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसमें आपका माइक्रो इमल्शन का साइज़ कितना रहता है उसके ड्रॉपलेट्स का। तो इसमें 100 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर के 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक माइक्रो इमल्शन का ड्रॉपलेट साइज़ हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पॉइजन एक्ट ऑफ 1919 रिप्लेस। पॉइजन एक्ट 1990 ने किस एक्ट को रिप्लेस किया था? सो बेसिकली जब आपका पॉइजन एक्ट 1990 आया था, तो अभी करंटली हम इसी एक्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट ने पॉइजन एक्ट ऑफ 1904 को हटा दिया था, इसकी जगह पर पॉइजन एक्ट 1919 इम्प्लीमेंट हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलुलर। ए सेलुलर जो है वो इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा? तो बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस एंड अमोएबा है। बेसिकली माइक्रोब्स आपके इधर ए सेलुलर रहेंगे या फिर आपके सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे। ए सेलुलर में आपका क्या आ जाता है, इसमें आपके बेसिकली प्रायोन्स आ जाते हैं, इसमें आपके वायरसेस आ जाते हैं, जैसा कि आपका यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर रहेगा। वैसे आपके सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इसमें आपके प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं जैसे कि आपका अरेकिया। दूसरे आपके आते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स आ जाते हैं। यूकैरियोट्स में आपका क्या रहेगा, इसमें आपका एल्गेई आ जाएगा। ठीक है, एल्गेई आ जाएगा फॉर एग्जांपल, इसमें आपका फंगाई आ जाएगा, इसमें आपका प्रोटोजोआ आ जाएगा। सो दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वायरस इज एन ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायोलिन गट इज ऑब्टेन फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ। सो वायोलिन गट जो है वो किसकी इंटेस्टाइन से ऑब्टेन की जाती है? सो वायोलिन गट को कैट गट भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैट गट, लेकिन इस नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वायोलिन गट या फिर कैट गट जो है ये आपकी कैट से ऑब्टेन नहीं होती है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द शीप। आइदर शीप से ऑब्टेन होती है या फिर गोट से ये ऑब्टेन होती है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के एल एम इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को किस पैरामीटर से डिफाइन किया जाएगा? सो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट फर्स्ट आपका रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन का एलिमिनेशन रेट से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली आपका आपने ड्रग इनटेक किया, उसमें कितना अब्जॉर्ब हो रहा है, उससे आप एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। वैसे ही मैक्सिमम कंसंट्रेशन सब्सटेंस की प्लाज्मा में कितनी है, उससे भी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। देन हाईएस्ट सिंगल डोज, आप कितनी सिंगल डोज दे रहे हैं उससे भी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। बट हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ मीन्स आपका आप जितना ड्रग ले रहे हैं, आपने 100% ड्रग लिया मीन्स एक टैबलेट ली, वो आपका 100% कंसीडर होगा। अब उस ड्रग की हाफ लाइफ है 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में आपका 50% ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, 50% एलिमिनेट हो जाएगा, तो इससे हम एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का को फाइंड आउट इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज असेंशियल इन सिट्रिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो सिट्रिक एसिड मेटाबॉलिज्म में कौन सा विटामिन जो है वो असेंशियल रहता है? तो सिट्रिक एसिड जो है बेसिकली आपका सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे आपके ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया। सो दीज टाइप ऑफ सिट्रस फ्रूट्स कंटेन सिट्रिक एसिड। एंड हमारी बॉडी में सिट्रिक एसिड की मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? सो दिस विटामिन इज विटामिन B1 दैट इज़ थायमिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोकार्डियम इज़ अ स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द। तो मायोकार्डियम एक स्पेशल मसल टिश्यू है, बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है? सो इट इज़ फाउंड ओनली एंड ओनली इन द हार्ट। हार्ट की जो कवरिंग रहती है वो आपका मायोकार्डियम रहता है। सो इट इज़ अ स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली एंड ओनली इन द
हार्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी रिकेट। एंटी रिकेट किस विटामिन को कहा जाता है? सो रिकेट जो है वो आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स कोज होता है, जो कि आपका वॉन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, वॉन्स आपकी सॉफ्ट हो जाती हैं एंड थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, मीन्स ट्विस्ट हो सकती हैं इजीली। ठीक है, तो ये आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। यही अगर आपका अडल्ट्स में रहेगा, ठीक है, रिकेट्स आपका चिल्ड्रंस के केस में रहता है। अगर अडल्ट्स के केस में बात की जाएगा तो इसी को कहा जाता है ओस्टियोमलेशिया। सो यहाँ पे एंटी रिकेट किसे कहा जाएगा? सो दिस विटामिन इज विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी आपका रिकेट्स की डेफिशिएंसी कॉज करता है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स कॉज होता है बेसिकली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द एंजाइम इन कॉलम 1 विद देयर सबस्ट्रेट्स एंड प्रोडक्ट्स इन कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 में आपके एंजाइम दिए गए हैं, कॉलम 2 में सबस्ट्रेट एंड उसका प्रोडक्ट दिया गया है। तो इसको हमें करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट है आपका साइक्लोऑक्सीजनेज। तो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो है ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप कोक्स पाथवे स्टडी करते हैं, कोक्स पाथवे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अरेकिडोनिक एसिड से आपका स्टार्ट होता है, एराकिडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीनेज पाथवे से डिफरेंट आपके प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सेन्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आपका पी जो है मैच करेगा थर्ड से। देन आता है आपका लिपोक्सीनेज। सो लिपोक्सीनेज आपका लोक्स पाथवे आपने स्टडी किया होगा। तो लोक्स पाथवे में आपके ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहता है, एराकिडोनिक एसिड इसमें रिएक्टेंट होता है एंड फाइनल जो है वो आपका ल्यूकोट्राइन्स की फॉर्मेशन होती है। देन रेनिन, रेनिन जो है ये आपका एंजाइम रहता है जो कि किडनी से सिक्रीट होता है एंड जब आपने रास सिस्टम स्टडी किया होगा, अगर आपने रास सिस्टम स्टडी किया है तो उसमें जब एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो उसमें आपका जो है वो एस इनहिबिटर लगते हैं। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए एंड उस एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए आपका रेनिन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे रेनिन जो है इट इसके लिए सबस्ट्रेट आपका रहता है एंजियोटेंसिनोजन एंड प्रोडक्ट इसमें बनता है एंजियोटेंसिन। देन आता है आपका अल्डोस रिडक्टेज। सो अल्डोस रिडक्टेज जो है ये आपका ग्लूकोज को सॉर्बिटोल में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले आपका आता है पी के साथ 3, देन क्यू के साथ आता है आपका 1 3 1, आर के साथ आपका आता है 4 3 1 4 एंड एस के साथ आपका आता है 2। सो 3 1 4 2। सो यहाँ पे आप देखेंगे 3 2 है। ठीक है, देन यहाँ पे आता है आपका 3 1 4 2। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर बल्क पाउडर्स एक्सेप्ट। तो बल्क पाउडर्स के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कंसिस्ट ऑफ सॉलिड ड्राई पार्टिकल्स। सो जो आपके बल्क पाउडर्स हैं इसमें ड्राई पार्टिकल्स एंड सॉलिड एंड ड्राई पार्टिकल्स रहते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। देन पार्टिकल्स आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज। तो सेम साइज़ के पार्टिकल्स इसमें नहीं रहते हैं, अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स आपके बल्क पाउडर्स में रहते हैं। सो ये स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट हो जाएगी। देन इट कंटेन्स वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें हो सकते हैं, सो दिस इज़ ट्रू। देन आता है आपका यूजुअली कंटेन नॉन पोटेंट मेडिकामेंट। सो नॉन पोटेंट मेडिकामेंट भी रहते हैं इसमें, एक्सिपिएंट भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। सो यहाँ पे ये बाकी सारी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं एक्सेप्ट द ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ में हमारे आज के 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आज आपकी रेलवे फार्मासिस्ट का एक क्वेश्चन पेपर हम 2016 वाला डिस्कस करने वाले हैं इवनिंग में 6 बजे, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, शाम को 6 बजे वो पेपर आपका रिलीज़ हो जाएगा। सो या टिल देन थैंक यू वेरी मच।